नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं मस्त होंगे। तो चलिए आज हम आप लोगों के लिए साइंस का एक प्रैक्टिस सेट 20 प्रश्नों का जबरदस्त लेकर उपस्थित हो चुके हैं। यदि आप लोग इस साइंस के टेस्ट में यानी प्रैक्टिस सेट में अपना उपस्थिति दर्शाते हैं यानी एक बार इसे आजमाते हैं ताकि आपका साइंस मजबूत है कि नहीं, तो आप लोगों को आने वाले एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाला है। और ये भी पता चल जाएगा कि आने वाले एग्जाम में इस टाइप के ही प्रश्न पूछे जाते हैं ज्यादातर। तो चलिए समय को देखते हुए हम अपने काम की ओर चलते हैं। देखिए इसमें क्या बोला गया है। देखिए इसमें क्या बोला है कि आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार गुरुत्वाकर्षण वास्तव में क्या है। चलिए तो आप इस प्रश्न का आंसर लगाएं। ए में दिया है कणों के बीच एक अदृश्य आकर्षण बल, बी में दिया है दिक् काल, और सी में दिया है चुंबकीय तरंग का विशेष रूप, और डी में दिया है दो पिंडों के बीच लगने वाला घर्षण बल। चलिए दोस्तों इस प्रश्न का आप लोग आंसर टिक लगाएं जल्दी। इस प्रश्न में टिक लगाएं। तो चलिए प्रश्न संख्या 1 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए ऑप्शन बी में क्या दिक् काल की वक्रता। चलिए दोस्तों आइए देखते हैं अपना प्रश्न संख्या 2। देखिए इसमें क्या बोला है कि मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी का कब्रिस्तान किस अंग को कहा जाता है दोस्तों। चलिए ठीक लगाएं आप लोग। यानी आरबीसी का विनाश कहाँ होता है वही पूछा है हम लोगों से। चलिए ठीक लगाइए आप लोग। किसको कहा जाता है साथियों। चलिए प्रश्न संख्या 2 का आंसर लगाएं आप लोग। प्रश्न संख्या 2 का सही आंसर हो जाएगा प्लीहा। ऑप्शन सी में दिया है क्या हो जाएगा? प्लीहा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लीहा। प्लीहा में ही आरबीसी का विनाश होता है, इसलिए इस अंग को क्या कहा जाता है? कब्रिस्तान कहा जाता है। और अस्थि माजा में इसका निर्माण होता है आरबीसी का ना। चलिए दोस्तों आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 3। देखिए इसमें क्या बोला है कि भारी जल यानी D2O जिसको बोलते हैं आप लोग का गलनांक सामान्य पानी H2O की तुलना में कैसा होता है। ऑप्शन दिया है ए में सामान्य पानी से कम होता है, बी में दिया है कि समान पानी से अधिक होता है, सी में दिया है बिल्कुल सामान्य पानी के बराबर होता है, और डी में दिया है कि 0 डिग्री से बहुत नीचे होता है। तो चलिए प्रश्न संख्या 3 का आंसर लगाएं आप लोग। प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर हो जाएगा सामान्य पानी से अधिक होता है। क्या होता है? सामान्य पानी से क्या होता है? अधिक होता है ना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 4। देखिए इसमें क्या बोला है। प्रकाश के व्यक्तीकरण के सिद्धांत को प्रयोगात्मक रूप से सबसे पहले किसने सिद्ध किया था। कितना मस्त सवाल है साथियों। देखिए प्रयोग वही बोला है कि प्रयोगवाद रूप से सबसे पहले किसने सिद्ध किया था? व्यक्तिकरण को। चलिए प्रश्न संख्या 4 का टिक लगाएं आप लोग। प्रश्न संख्या 4 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों थॉमस यंग। किसने सिद्ध किया था? थॉमस यंग दिया है आंसर बी में। किसमें दिया है? बी में दिया। ऑप्शन हो जाएगा बी यानी थॉमस यंग हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 5। देखिए इसमें क्या बोला है। आधुनिक आनुवंशिकी का जनक किसे माना जाता है दोस्तों? किसे माना जाता है? जिन्होंने ड्रोसोफिला मक्खी पर काम किया था दोस्तों। ग्रेगर जोहान मेंडल, थॉमस हंट मॉर्गन, सी में दिया है चार्ल्स डार्विन, और डी में दिया है लैमार्क। चलिए दोस्तों आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। किसे कहा जाता है आनुवंशिकी का जनक? आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? जिन्होंने डुमसल फल पर मक्खी पर प्रयोग किया था दोस्तों। चलिए तो प्रश्न संख्या 2 का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा यानी थॉमस हंट। क्या नाम था उनका? थॉमस हंट नाम था दोस्तों। अब मेंडल इस प्रश्न का आंसर नहीं हो जाएगा। मेंडल इसलिए नहीं होगा क्योंकि मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग किए थे, पर इस प्रश्न में बोला है ना कि मक्खी पर किसने प्रयोग किया था। चलिए दोस्तों आइए देखते हैं अपना प्रश्न संख्या अगला। देखिए इसमें क्या बोला है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक आघात वर्धनीय है जिसे पीटकर पतली पतली चादर बनाई जा सकती है। चलिए पतली चादर बनाई जा सकती है किस धातु को?
चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 6 का टिक लगाएं आप लोग। तो प्रश्न संख्या 6 का है सोना हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। सोना को पीट कर सबसे पतली तार बनाया जा सकता है। 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबी रेशा बनाया जा सकता है दोस्तों। चलिए आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 7। देखिए इसमें क्या बोला है। जब किसी बंद कमरे में चल रहे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खुला छोड़ दिया जाए तो कमरे के तापमान पर क्या असर पड़ेगा दोस्तों? चलिए क्या असर हो जाएगा? आइए, कमरा ठंडा हो जाएगा कि कमरे का तापमान बढ़ जाएगा कि तापमान में कोई बदलाव नहीं होगा कि तापमान पहले घटेगा फिर बढ़ेगा दोस्तों? चलिए प्रश्न संख्या 7 का सही आंसर लगाइए। क्या? तो प्रश्न संख्या 7 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? कमरे के तापमान बढ़ जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 7 का भी हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 8। देखिए इसमें क्या बोला है। कोशिका के भीतर प्रोटीन संश्लेषण का कारखाना किस कोशिकांग को कहा जाता है? यानी कोशिका का संश्लेषण जहां होता है ना, उस किस अंग को कहा जाता है, वही हम लोगों से पूछा है। चलिए प्रश्न संख्या 8 का आंसर लगाएं आप लोग दोस्तों। प्रोटीन का संश्लेषण का कारखाना किस कोशिकांग को कहा जाता है दोस्तों? चलिए प्रश्न संख्या 8 में दिया है किसको, तो टिक लगाइए। माइटोकॉन्ड्रिया की गोल्जी का है कि राइबोसोम की लाइसोसोम? तो दोस्तों प्रश्न संख्या 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी गाल्जी काय को ही कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है? कारखाना कहा जाता है। कोशिक मतलब प्रोटीन का संश्लेषण का कारखाना होता है, यही होता है। चलिए आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 9। देखिए इसमें क्या बोला है। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों की कुल संख्या को क्या कहा जाता है दोस्तों? परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक, न्यूट्रॉन संख्या या संयुक्ता? डी में दिया है संयुक्ता। चलिए प्रश्न संख्या 9 का आंसर दीजिए आप लोग। कमेंट में उत्तर लिखिए कि इस 20 में से कितना आपका सही आ रहा है। तो प्रश्न संख्या 9 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, प्रोटॉनों की कुल संख्या क्या कहा जाता है? नाभिक में जो होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे न्यूट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे न्यूट्रॉन बोलते हैं ना। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 10। देखिए इसमें क्या बोला है कि रडार प्राणी में छिपे हुए दुश्मन के जहाजों या विमानों का पता लगाने के लिए किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है? चलिए प्रसरब तरंग, सूक्ष्म तरंगे, और तरंगे, पराबैंगनी किरणें। चलिए प्रश्न संख्या 10 का आंसर दीजिए आप लोग। प्रश्न संख्या 10 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी सूक्ष्म तरंग का प्रयोग किया जाता है रडार में छिपे हुए जहाजों या दुश्मनों को देखने के लिए। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 11। देखिए इसमें क्या बोला है कि प्रकाश के ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंग गति किस प्रकार की प्रकृति होती है? अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, यांत्रिक या दाब तरंगे? चलिए प्रकाश जो होता है ना दोस्तों, वो अनुप्रस्थ तरंग होती है। क्या होता है? अनुप्रस्थ तरंग होती है। प्रकाश होता है, क्या होता है? अनुप्रस्थ तरंग होती है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 12। देखिए इसमें क्या बोला है कि आनुवांशिकी में जीन मैपिंग या गुणसूत्र मानचित्र की खोज सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने की थी? आंसर ए में दिया है अल्फ्रेड अस्टरबेंट, बी में दिया है थॉमस हंट मॉर्गन, सी में दिया है ग्रेगन जोहान मेंडल, और डी में दिया है हुगो डी ब्रोंज। चलिए प्रश्न संख्या 12 का सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 12 का सही आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड अस्टरबेंट साहब जी ने थे, यही थे सबसे पहले खोजे थे मानचित्र, इन गुणसूत्र का मानचित्र। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 13। देखिए इसमें क्या बोला है कि एल्युमिनियम के निष्कर्षण के लिए हॉल हेरोल्ड प्रक्रिया में शुद्ध एल्यूमिना के साथ क्रायोलाइट क्यों मिलाया जाता है दोस्तों? चलिए आंसर दीजिए। मिश्रण के गलनांक को कम करने के लिए, कि एल्युमिनियम की शुद्धता को बढ़ाने के लिए, कि विद्युत चालकता को घटाने के लिए, कि कार्बन एनेड को पिघलाने के लिए, यानी पिघलाने से बचने के लिए। चलिए प्रश्न संख्या 13 का सही आंसर दीजिए आप लोग। तो प्रश्न संख्या 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। मिश्रण के गलनांक को कम करने के लिए क्रायोलाइट का मिलाया जाता है दोस्तों ना, ए हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 14। देखिए इसमें क्या बोला है।
रॉकेट का अंतरिक्ष में आगे बढ़ना न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर आधारित है। यह किस भौतिक राशि के संरक्षण को पूरी तरह दर्शाता है? चलिए, जो रॉकेट होता है ना, वो न्यूटन के तीसरे गति के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इस वही बोला है ना, किस भौतिक राशि के संरक्षण को यह पूरी तरह मतलब पालन करता है। चलिए, तो आंसर दीजिए आप लोग प्रश्न संख्या 14 का। प्रश्न संख्या 14 में दिया, ए में दिया कोणीय संवेग, रेखीय संवेग, गतिज ऊर्जा और कुल द्रव्यमान। प्रश्न संख्या 14 का सही आंसर, तो प्रश्न संख्या 14 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा, रेखीय संवेग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेखीय संवेग। आइए देखते हैं अपना प्रश्न संख्या 15। देखिए इसमें क्या बोला है, एंजाइम मूल रूप से जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं। रासायनिक रूप से ये क्या कहलाते हैं? तो प्रश्न संख्या 15 में ए में दिया है 15 के एक लिपिड जिसको वसा बोलते हैं, बी में दिया है पॉलीसेकेराइड जिसको कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, सी में दिया है प्रोटीन और डी में दिया है न्यूक्लियोटाइड दिया है ना। चलिए, प्रश्न संख्या 15 का सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा, यानी प्रोटीन कहते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रोटीन कहलाते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 16। देखिए इसमें क्या बोला है, किस अक्रिय गैस को विज्ञान में स्ट्रेंजर गैस के नाम से जाना जाता है? अजनबी गैस क्यों? क्योंकि आप विशेष परिस्थितियों में यौगिक बना सकती है दोस्तों। चलिए, प्रश्न संख्या 16 का आंसर लगाएं आप लोग। तो प्रश्न संख्या 16 का टिक लगाइए आप लोग। क्या हो जाएगा? जिनोन, क्रिप्टोन, आर्गन, रेडान। चलिए, किस अक्रिय गैस को अजनबी गैस के नाम से जाना जाता है दोस्तों? ठीक लगाइए, 16 का आंसर हो जाएगा जिनोन। जिनोन को ही जाना जाता है अक्रिय गैस यानी स्ट्रेंजर गैस यानी अजनबी गैस। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 17। देखिए इसमें क्या बोला है, एंजाइम मूल रूप से इधर 17 यहाँ है जी। चलिए, यदि किसी सुप्त गैसीय माध्यम का तापमान 0 डिग्री से बढ़ाकर 1 डिग्री तक सेल्सियस कर दिया जाए तो उसमें ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों क्या प्रभाव पड़ेगा? चलिए देखिए, टिक लगाएं आप लोग। क्या हो जाएगा? चाल 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाएगा, चाल 61 मीटर पर सेकेंड कम हो जाएगा, कि चाल अपवर्तित रहता है, कि चाल 1.5 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाएगा दोस्तों। चलिए, प्रश्न संख्या 17 का आंसर दीजिए आप लोग। क्या प्रभाव पड़ेगा? तो चाल 0.16 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाएगा। ऑप्शन ए में दिया है ना। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 18। देखिए इसमें क्या बोला है कि मानव शरीर का प्रतिरक्षण प्रणाली में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले एंटीबायोटिक रासायनिक रूप से क्या होते हैं दोस्तों? ए में दिया है स्टेरॉयड, बी में दिया है फास्फोलिपिड, सी में दिया है ग्लाइकोप्रोटीन और डी में दिया है ओलिगोसेकेराइड। चलिए, प्रश्न संख्या 18 का टिक लगाएं आप लोग। तो प्रश्न संख्या 18 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्लाइकोप्रोटीन। क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन हो जाएगा, ऑप्शन सी में दिया है। चलिए दोस्तों, आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 19। देखिए इसमें क्या बोला है कि जर्मन सिल्वर मिश्र धातु का उपयोग बर्तन और गहने बनाने में किया जाता है। इसमें चांदी की वास्तविक मात्रा कितनी होती है दोस्तों? चलिए, सिल्वर का प्रयोग ना धातु बनाने या मिश्र धातु में गहने बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। उसमें पूछा है कि इसमें चांदी की मात्रा कितना होता है, परसेंट में पूछा है। चलिए, प्रश्न संख्या 19 का आंसर दीजिए। प्रश्न संख्या 19 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा? 0% हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 0% हो जाएगा, यानी इसमें नहीं मिलाया जाता है दोस्तों। चलिए, आइए देखते हैं अपना प्रश्न संख्या 20। दोस्तों ये रहा मेरा आज का अंतिम प्रश्न, यानी 20 प्रश्नों का ये अंतिम प्रश्न है। या प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया या केल्विन चक्र जिसमें CO2 से ग्लूकोज बनता है, क्लोरोप्लास्ट के किस भाग में होती है? क्लोरोप्लास्ट के किस भाग? आंसर दीजिए प्रश्न संख्या 20 का। दोस्तों प्रश्न संख्या 20 का सही आंसर हो जाएगा स्टेमा। क्या होता है दोस्तों? स्टेमा में भाग लेती हैं दोस्तों। तो आज का मेरा रहा है 20 प्रश्न का समापन होता है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। यदि वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा ना। चलिए।